बचपन में अक्सर हम अपने बड़ों से कुछ कहानियां सुनते हैं। उनमें से कुछ कहानियां ऐसी होती है जो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में घर कर जाती है कि ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कुछ सच्चाई छिपी है। ऐसी एक कहानी मेरी दादी जी मुझे सुनाया करती थी। वो कहती थी कि अगर बेताल किसी के पीछे पड़ जाए तो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन अगर इंसान अपनी साधना से बेताल को अपना गुलाम बना ले तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे वो हासिल ना कर सके। पता नहीं दादी सच कहती थी या झूठ कहती थी। अगर ये सच है तो बस एक वही है जो मेरी मदद कर सकता है। दादी हमेशा एक किताब अपने पास रखती थी। पक्का उस किताब में बेताल के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। समीर की दादी माँ लगभग 5 साल पहले चल बसी थी। समीर उनके कमरे में गया। उनके बिस्तर के नीचे एक पुराना संदूक रखा था। समीर ने उस संदूक निकाली और उसके अंदर वो किताब ढूंढने लगा। वो किताब बिल्कुल नीचे रखी थी। समीर वो किताब निकालकर अपने कमरे में ले आया और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। ये पूरी किताब तो बेताल के ऊपर ही लिखी हुई है। इसमें तो सब लिखा है कि बेताल को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है कि अगर बेताल को प्रसन्न करने के लिए कोई गलत तरीका अपनाया जाए तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। समीर ने उस किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने बेताल को प्रसन्न करने के लिए एक कब्रिस्तान में जाकर एक विशेष पूजा की और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप किया। कुछ दिनों के बाद समीर ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है। वो अपने कमरे में बैठा था जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज उसके पीछे से आ रही थी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसने एक अजीब सी आकृति देखी। वो आकृति एक बेताल की थी। अचानक उसे अपने सामने देखकर समीर घबरा गया। तुमने ही मेरी साधना की और अब तुम ही मुझसे डर रहे हो। बताओ तुमने क्यों मेरी साधना की? मेरे चाचा जी ने मेरे पिता की सारी खेती की जमीन को हड़प लिया है। मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन तो लौटा दूंगा, लेकिन अब तुम मेरे मालिक हो और मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तुम अपने शरीर में मुझे वास दे दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाऊंगा और जो भी तुम्हें चाहिए पलक झपकते ही तुम्हें मिल जाएगा। समीर ने कुछ देर सोचा। अगर इसे अपने शरीर में वास दे दिया तो ये हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएगा और उसके बाद मैं जो चाहूंगा मुझे सब मिल जाएगा। सोच लिया ना? हाँ सोच लिया, लेकिन पहले तुम मेरा ये काम कर दो। जैसे मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाएगी मैं तुम्हें अपना शरीर में वास दे दूंगा। बेताल दिखने में बहुत ही भयानक था। वो समीर की ओर देखकर मुस्कुराया। समीर ने जैसे ही अपनी पलकें झपकाई तो वो उसके सामने से गायब हो गया। 2 दिन बाद शाम को समीर के फोन पर एक कॉल आया। हेलो समीर बेटा, तुम्हारी जो जमीन थी वो तुम्हें वापस मिल गई है। तुम्हारे चाचा जी का पूरा परिवार खत्म हो गया। घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और सब जलकर मारे गए। उनके खानदान में तो कोई बचा नहीं और जमीन के दूसरे हकदार तुम और तुम्हारे पिताजी हो। इसलिए जितनी भी जमीन है सब तुम्हारे नाम पर हो गई है। तुम्हारे दादाजी की वसीयत यही थी। समीर खुश तो बहुत था कि उसे फिर से उसकी जमीन वापस मिल गई, लेकिन चाचा जी का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी। उसने जैसे ही फोन रखा तो बेताल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना जमीन वापस दिला दूंगा। मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी जमीन। मैंने तुम्हें जमीन वापस दिलाने को कहा था। अपने चाचा जी के परिवार को मारने के लिए नहीं कहा था। तुमने उन्हें जान से मार डाला।
तुमने ये कब कहा कि उनके परिवार को मारे बिना जमीन वापस दिलाना? अब मेरी मर्जी, मैं अपना काम कैसे भी करूं। तुमने कहा था कि काम होते ही मैं तुम्हारे शरीर में वास कर सकता हूं, तो अब से तुम्हारा ये शरीर मेरा हुआ। इससे पहले कि समीर कुछ और बोलता, उससे पहले ही बेताल उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। समीर सब कुछ देख पा रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन अब अपने शरीर पर उसका कोई काबू नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाने दो। मुझे ये सब नहीं खाना, ये मेरा भोजन नहीं है। भूख लगी है तो शमशान चलो, मैं वहां खाऊंगा तो तुम्हारा पेट भी अपने आप भर जाएगा। क्या शमशान है? समीर के कानों में बेताल के हंसने की आवाज पड़ी। वो शमशान नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब उसके शरीर पर उसका काबू ही नहीं था। बेताल उसे कठपुतली की तरह नचा रहा था। वो उठा और आधी रात को भागते हुए शमशान पहुंच गया। घर से निकलते हुए अजीब सा शोर हुआ। उसकी माँ उसके कमरे में आई तो देखा कि समीर कमरे में है ही नहीं। अरे इतनी रात गए, ये लड़का कहाँ चला गया? घर आने दो, फिर बताती हूँ उसे। गौरी को लगा कि समीर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए रात को बिना बताए घर से भाग गया है, लेकिन समीर तो शमशान घाट में एक ताजी चिता ढूंढ रहा था। शायद आज कोई शमशान में किसी की चिता जला कर गया था। समीर दौड़ता हुआ चिता के पास गया और शरीर का जो हिस्सा अभी तक जला नहीं था, वो चिता से उन्हें निकाल कर वो मांस के टुकड़े खाने लगा। उसका पूरा चेहरा खून से सनकर लाल हो रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं किसी मरे हुए इंसान के शरीर का मांस नहीं खाना चाहता। तुम्हें मांस खाना है तो कोई और मांस खा लो, लेकिन मुझे इंसान का मांस मत खिलाओ। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। यही तो मेरा भोजन है और तुमने ही तो मुझसे अपने शरीर में वास करने का वादा किया था। अब तुम ही मेरा शरीर हो तो मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और तुम्हें मार भी सकता हूँ। समीर बस रोए जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। मांस खाकर वो घर आया। दरवाजा खोलने की आवाज हुई तो उसकी माँ उठकर जल्दी से बाहर आई। लाइट्स बंद थी तो समीर का चेहरा उसकी माँ को ठीक से नजर नहीं आया। वो बोली, कितनी बार बोला है तुझे उन आवारा लड़कों के साथ मत घूमा कर, लेकिन तुझे बात ही समझ नहीं आती है क्या? मैं तो किसी दोस्त के साथ गया ही नहीं, मैं तो शमशान गया था माँ। भूख लगी थी ना तो ताजा मांस खाना था। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं माँ, बस तेरे साथ मजाक कर रहा था। देख रहा था तू डरती है या नहीं। समीर की ये बातें सुनकर उसकी माँ हैरान थी कि आखिर समीर ये सब बोल क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि उसकी माँ उससे कुछ और पूछती, वो अपने चेहरे की हंसी दबाकर वहां से अपने कमरे में चला गया। अब ये समीर के साथ हर रोज का हो गया था। वो बेताल उसे हर रोज रात को शमशान में लेकर जाता और अगर एक शमशान में उसे कोई ताजा चिता जलती हुई दिखाई नहीं देती तो वो दूसरे शमशानों में भटकता। इसी तरह कुछ समय बीता। उसने अब दिन के समय में घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बड़े परेशान थे। आखिर हो क्या गया है तुझे? कितने दिन हो गए हैं घर से बाहर क्यों नहीं निकलता है तू? निकलता तो हूँ रोज रात को। देख, अपनी इन फालतू की बातों से मेरा दिमाग खराब मत कर। न जाने क्या क्या बोलने लगता है। अब हम तेरी बकवास सुनने वाले नहीं हैं। जब शादी होने के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी ना, तभी तू सुधरेगा। अब तू चाहे हाँ बोल या ना बोल, रिश्ते वालों को तो हम हाँ बोल ही देंगे। समीर के मम्मी पापा ने लड़की वालों को समीर की तस्वीर दिखाई और उनकी जायदाद तो उन्हें वापस मिल ही गई थी। तो पैसों का रुतबा देखकर लड़की वालों ने समीर को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। समीर की माँ उसके कमरे में आई
बोला था ना तुझे कि तैयार हो जा, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ तू? मना किया था ना मैंने कि शादी नहीं करनी मुझे, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अभी भी बोल रहा हूं, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो वरना ठीक नहीं होगा। समीर की माँ को लग रहा था कि उनका बेटा बदतमीज हो चुका है। उनका ध्यान कभी इस बात पर गया ही नहीं कि उनके बेटे के साथ जरूर कोई परेशानी है। बेताल कभी स्त्रियों के पास नहीं जाते, वो उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए वो समीर की शादी नहीं होने देना चाहता था। लेकिन समीर की माँ ने जबरदस्ती उसे तैयार होने पर जोर दिया। तैयार होकर घर से बारात निकली। समीर की मम्मी पापा की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और समीर की गाड़ी पीछे चल रही थी। अचानक ही सामने वाली गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की गाड़ी को संभालने की, लेकिन वो गाड़ी सीधी खाई में गिर गई। समीर के ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को रोका। सर, आपके मम्मी पापा वाली गाड़ी खाई में गिर गई है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी मत करवाओ वरना ठीक नहीं होगा। मैंने तो बहुत समझाया था, लेकिन बार बार जबरदस्ती कर रहे थे। चलो मुझे घर वापस छोड़ो। क्या आपके माता पिता शायद चल बसे और आपको दुख नहीं है? आप हंस रहे हैं। लगता है तुझे ज्यादा दुख हो रहा है। तुझे भी उनके पास भेज दूं क्या? जाओगे? समीर के मुंह से ये बात सुनकर ड्राइवर घबरा गया और वहीं पर गाड़ी छोड़कर वहां से भाग गया। शादी टूट गई। समीर अब अपने घर में बिल्कुल अकेला था। वो हर समय केवल रोता रहता था। अब ना ही उसकी उम्र बढ़ रही थी और लाख चाहने पर भी ना ही उसकी मौत आ रही थी। कहते हैं बेताल जिसके अंदर प्रवेश कर जाए वो कभी मरता नहीं है, और अगर बेताल किसी मरे हुए शरीर के भीतर प्रवेश कर जाए तो वो कभी सड़ता नहीं है। पिछले 35 सालों से समीर अपने घर पर कैद रहकर रोता रहता है। वो बस रात को शमशान में अपने खाने की तलाश के लिए निकलता है और उसे खाकर वापस घर आ जाता है। रोते रोते हमेशा यही सोचता है कि काश उसने दादी की वो किताब ना ढूंढी होती और अपनी जमीन वापस पाने के लिए बेताल की साधना ना की होती, तो भले ही वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पाता, लेकिन अपनी मर्जी से मर तो पाता। एक लड़का जंगल में तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसके माथे पर डर का पसीना साफ नजर आ रहा था। वो लड़का भाग रहा था, तभी अचानक से वो बहुत घबराते हुए एकदम से रुक जाता है। उसके सामने एक भयानक आदमी दिखाई पड़ता है। उस आदमी की हरी डरावनी आंखें देख वो लड़का उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मेरे पीछे पड़े हो? वो लड़का रोते बिलखते हुए अपने जिंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक काला साया आता है और उसको उस घने जंगल में खींच कर ले जाता है। उस काली रात में अब अंधेरे के अलावा कुछ रहती है तो उस लड़के की चीख। कुछ महीने बाद मौसम काफी खराब था। तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश में वेदांत गाड़ी चलाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तेज आंधी, तूफान और कड़कड़ाती बिजली के कारण एक पेड़ टूटकर रास्ते पर गिर जाता है, जिस कारण आगे का रास्ता बंद हो जाता है। इस पेड़ को भी अभी टूटकर गिरना था रास्ते पर। अब इस घनघोर बारिश में मैं जाऊं कहाँ? यहाँ तो आसपास कोई होटल भी नजर नहीं आ रहा। वेदांत खुद से बातें करते हुए अपनी पॉकेट से फोन निकालता है, लेकिन अफसोस की बात उसके फोन में नेटवर्क नहीं होते। वेदांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी भारी बारिश में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि दूर दूर तक वक्त गुजारने के लिए कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा था। वेदांत अपनी गाड़ी में से छाता निकालता है और होटल की तलाश में उस जंगल के अंदर निकल पड़ता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे एक बंगला दिखाई देता है। उस बंगले की लाइट जल रही थी। उस बंगले को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो बंगला खाली नहीं बल्कि उसमें कोई रहता है। वेदांत अब बिना किसी देरी के उस बंगले के पास जाता है और बंगले का दरवाजा खटखटाने लगता है। कोई है? कोई है क्या अंदर?
वेदांत की बातों का कोई जवाब नहीं देता और एक बार फिर वेदांत उसी दरवाजे को खटखटाने जाता है, पर उससे पहले वो दरवाज़ा एक भयानक आवाज़ के साथ खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे होती है एक बूढ़ी औरत। कौन हो तुम और इतनी रात गए हमारे बंगले के दरवाजे पर, क्या कर रहे हो? मैं वेदांत हूँ। वो दरअसल मैं घर जा रहा था, तभी बारिश होने लगी और तेज बारिश होने के कारण रास्ते में एक पेड़ गिर गया और इस वजह से मेरी गाड़ी आगे नहीं जा सकती। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और यहाँ मुझे कोई होटल नहीं दिखा सिवाय इस बंगले के, इसलिए मैं यहाँ हेल्प मांगने के लिए आ गया। क्या आप मुझे एक रात के लिए इस घर में पनाह दे सकती है? तुम्हें पता नहीं, इतनी रात गए किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान कैसा है ये कोई नहीं जानता। हाँ माँ, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं जंगल में अपनी गाड़ी के अंदर रह भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे और बारिश भी ज़्यादा तेज हो रही है। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस आज रात की बात है। वेदांत की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत उसे घर में रहने की इजाज़त दे देती है और वेदांत बंगले में आ जाता है। वेदांत के बंगले में आते ही अब सभी अपने अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। अम्मा, ये भाई साहब कौन है और इतनी रात गए आपने इन्हें घर में आने क्यों दिया? वे क्या है ना बेटा, बाहर का मौसम कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए मैंने इस मुसाफिर को अपने बंगले में पनाह दे दी है। ठीक है रामू काका, इन भाई साहब को इनका कमरा दिखा दो और इस बंगले के बारे में अच्छे से समझा दो। जी साहब। रामू काका वेदांत को उसका कमरा दिखाने लगते हैं और कमरा दिखाने के दौरान वो वेदांत को बोलते हैं, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कुछ खाना है तो अभी बता दो, नहीं तो 2 बजे के बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि उस समय कोई नहीं उठता। और हाँ, आपसे विनती है कि आप भी अपने कमरे से बाहर ना आए। लेकिन रामू काका, ऐसा भी क्या है 2 बजे जो हमें कहीं आना जाना नहीं है? अब किसी को इमरजेंसी होगी तो वो तो बाहर आएगा ही ना। रामू काका वेदांत को तिरछी नजर से देखता है और वेदांत भी चुप हो जाता है। इसके बाद रामू काका वेदांत के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और उसको खाना देकर वहां से चला जाता है। रात के 2:30 बज रहे थे। घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। सभी अपने कमरे में सो रहे थे। बूढ़ी अम्मा भी अपने कमरे में सो रही थी। रोहित अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन तभी अचानक रोहित की बेटी निशा को खांसी आती है। अपनी बेटी के खांसने से रोहित और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। निशा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ, पानी, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर सीमा उठकर पानी लेने किचन में जाती है। सीमा फ्रिज से पानी की बोतल निकालती ही है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। सीमा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिवाय काले अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सीमा एक लंबी सांस भरती है और पानी की बोतल लिए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी सीमा की नजर हॉल में सोफे के पास पड़ती है, जहां वो देखती है कि सोफे पर किसी की काली परछाई बैठी हुई है। उस परछाई को देख सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोफे पर बैठा कौन है। बस यही जानने के लिए वो दबे पांव एक बार फिर हॉल की तरफ जाने लगती है और जैसे वो लाइट जलाती है वैसे ही लाइट ऑन के साथ ही वो काला साया भी गायब हो जाता है, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। ये देख सीमा थोड़ी हैरान होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ पर किसी की परछाई थी, लेकिन लाइट जलाने के साथ यहाँ सब कुछ ठीक है। हो सकता है ये मेरा वहम है। वैसे भी मुझे नींद बहुत तेज आ रही है। इतना बोलकर सीमा एक बार फिर लाइट बंद करती है और डरते हुए सोफे की तरफ देखती है।
तो उसे एक बार फिर सोफे पर कोई बैठा नजर आता है। ये देख सीमा डर के मारे थर थर कांपने लगती है और चीखते हुए रोहित को आवाज लगाती है। रोहित, रोहित जल्दी नीचे आओ, रोहित। सीमा की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत अपने कमरे से बाहर आती है। साथ ही रोहित भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सीमा को इतना डरा देख रोहित उससे सवाल करता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहित, रोहित, यहाँ पर कोई है, यहाँ कोई है जो हम लोगों के जान का दुश्मन बना हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो सीमा? इस बंगले में हमारी फैमिली के अलावा कोई और नहीं है, और वो जो भी गेस्ट आया है वो सुबह चला जाएगा। यार, ये सब तुम्हारा वहम है, इसलिए इतना सोचो मत और मेरे साथ चलो। अम्मा, आप भी चिंता मत करो, आप भी अपने कमरे में सो जाओ। रोहित सीमा को लेकर अपने साथ कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में इस बार निशा नहीं थी। रोहित, निशा कहाँ गई? मैंने तो निशा को यही छोड़ा था। हाँ सीमा, जब मैं नीचे आया था तो निशा बेड पर ही सो रही थी, फिर निशा गई कहाँ? रोहित की ऐसी बात सुनकर सीमा घबरा जाती है और जोर जोर से निशा को आवाज देने लगती है। निशा, निशा कहाँ हो निशा? सीमा निशा को ढूंढते हुए 3rd फ्लोर पर चली जाती है। उस फ्लोर पर हर तरफ सन्नाटा था। वहां इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज गूंज जाती। और सीमा वहां जाकर निशा को आवाज लगा रही थी कि तभी सीमा को ऐसा लगता है कि उसके कदमों के साथ कोई और भी कदम मिलाकर चल रहा था। जैसे सीमा रुकती वैसे ही उन कदमों की आवाज भी रुक जाती है, और जैसे ही वो चलना शुरू करती तो वो कदमों के चलने की आवाज भी उसके साथ हो जाती। सीमा डरती हुई पीछे देखती है और उसे दीवार पर किसी की भयानक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वो परछाई थी किसकी? बस इसी बात का पता करने के लिए सीमा उस परछाई का पीछा करने लगती है। जहां वो निशा को दीवार पर छिपकली भांति चिपका देख जोर से चीखती है। सीमा की आवाज सुनकर इस बार घर का हर व्यक्ति 3रे फ्लोर पर आ जाता है और वो निशा को ऐसी हालत में देखकर डर जाते हैं। निशा बेटा, तुम वहां पर क्या कर रही हो? नीचे आओ। और तुम दीवार पर कैसे चढ़ी? रोहित की बात सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगती है। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगा। मैं यहाँ इस घर को तबाह करने आया हूँ। मैं एक प्रेत हूँ। प्रेत और प्रेत का कोई घर नहीं होता। इतना बोलकर निशा कूदकर नीचे जमीन पर आती है और अपने घुटनों के बल भाग जाती है। उस दौरान वहां सब मौजूद थे सिवाय वेदांत के, लेकिन किसी का ध्यान वेदांत की तरफ नहीं जाता और वो बस निशा की जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। मेरी पोती के अंदर किसी की भयानक आत्मा है। मेरी पोती को बचा ले भगवान। रोहित, कुछ तो करो। अगर यही रहा तो हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल जाएगी। वे हमारी बेटी को हमसे दूर ले जाएगा। रोहित बाबा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं अपने दोस्त से बात करूं? वो एक तांत्रिक बाबा को जानता है। वो इन जैसों को अच्छे से संभालना जानते हैं। रामू काका की बात सुनकर रोहित उसकी बात से सहमत होता है। इसके बाद रामू काका अपने एक दोस्त को फोन कर फिर सारी बात बता देते हैं। रामू काका का दोस्त एक तांत्रिक बाबा के साथ रोहित के घर पर आता है। जैसे ही तांत्रिक बाबा अपने कदम को उस बंगले में रखते हैं, वैसे ही उन्हें वो सारी छवि दिखती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या इस घर में इतने ही लोग हैं या कोई और भी है जो यहाँ मौजूद नहीं है? बाबा, हमारे घर में तो इतने ही लोग हैं। नहीं, इस घर में इतने ही लोग नहीं है। इस घर में कोई मेहमान बनकर आया है जो यहाँ मौजूद नहीं है। तांत्रिक की बात सुनकर अब सभी को वेदांत का ख्याल आता है, जिसके बाद रोहित एकदम से बीच में बोल पड़ता है। माफ करना तांत्रिक बाबा, लेकिन हाँ, इस घर में एक लड़का मुसाफिर बन के आया था जिसे माँ ने हमारे घर में पनाह दी, क्योंकि बाहर बारिश और खराब मौसम होने के कारण उसका कहीं आना जाना मुश्किल था। तुम्हारी माँ ने किसी इंसान को नहीं
बल्कि एक शैतान को पनाह दी है। इस घर में तुम्हारी माँ ने खुद शैतान को आमंत्रित किया है। इस घर से वो शैतान तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक वो इस बंगले को शमशान न बना दे। तांत्रिक की बात सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। बाबा, कोई उपाय होगा ना? आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी निशा हमें मिल जाए और वह शैतान इस घर से चला जाए। मैं एक घेरा बना रहा हूँ और उस घेरे में तुम सबको रहना है। निशा चाहे कितना भी रोए, कितना भी चिल्लाए, लेकिन कोई भी उस घेरे को पार करके बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि याद रखना, भले ही शरीर निशा का है लेकिन उसकी आत्मा नहीं। तांत्रिक की बात से अब सभी सहमत होते हैं और पूरा घर एक घेरे में आ जाता है। तो वहीं तांत्रिक अपने कुछ तंत्र विद्याओं से निशा को अपने पास बुलाते हैं। छोड़ दे तांत्रिक, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तू भी मौत की नींद सोएगा। तेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तू जानबूझकर इस घर में आया। आखिर क्यों एक मामूली इंसान का भेष लेकर तू इस घर में आया? क्या वजह है इधर आने की? मैं एक शैतान हूँ और शैतान अपना पेट भरने के लिए वजह नहीं ढूंढता। मुझे खून की जरूरत है और मैं खुद को शक्तिशाली करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी ये पूजा पाठ बंद कर, नहीं तो तू भी मौत की नींद सोएगा। निशा के इतना बोलने के बावजूद तांत्रिक नहीं रुकता और मंत्र जारी रखता है। कुछ देर बाद निशा के अंदर का शैतान कमजोर होने लगता है और निशा घुटने के बल गिर जाती है। जैसे ही निशा घुटने के बल आती है, वैसे ही तांत्रिक उठ के निशा के ऊपर लाल सिंदूर फेंकता है। सिंदूर के जाते ही निशा तड़प उठती है और हवा में उड़ जाती है। निशा के लंबे खुले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वो जोर जोर से चीख रही थी। छोड़ दे तांत्रिक, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। निशा के बोलने के बाद भी तांत्रिक नहीं रुकता है और तभी निशा रोते हुए बोलती है, माँ पापा मुझे बचा लो। ये तांत्रिक अपनी पूजा नहीं बल्कि मेरी बलि चढ़ा रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निशा की बात सुनकर सीमा पिघल जाती है और जैसे ही बाहर जाने लगती है, वैसे ही रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख निशा के अंदर का शैतान जोर से चिल्लाता है। शैतान तांत्रिक को मंत्र रोकने के लिए बार बार बोल रहा था, लेकिन तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकता और आखिरकार वो गंगा जल निकालता है और निशा के ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल निशा के ऊपर जाता है, वैसे उसके अंदर का शैतान बाहर निकल जाता है और बाबा एक छोटी सी बोतल में उसे कैद कर लेते हैं और इस तरह निशा उस शैतान की कैद से आजाद हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये तो मेरा काम था, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आगे से अगर देर रात कोई भी आपका दरवाजा खटखटाता है तो आप कभी भी अपने दरवाजे को खोलने से पहले 2 बार जरूर सोचें। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं और इस तरह निशा और उसका घर उस शैतान के चंगुल से आजाद हो जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।